नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज डे 18 है, ल्यूसेंट का पेज नंबर 18। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने संगम युग की शुरुआत करी थी। इस पेज पर संगम युग समाप्त होगा और गुप्त काल प्रारंभ हो जाएगा। एक नज़र इसकी वर्कबुक पर डाल लेते हैं। अगर आप लोग इसकी वर्कबुक भरेंगे तो ही आपको इस प्रोग्राम का फायदा होगा, क्योंकि वर्कबुक भरने का मतलब है कि आप नोट्स बना रहे हैं। अब देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं पेज नंबर 18 पर, वो सब के सब यहाँ पर हम लोगों ने लिखे हैं, लेकिन आधे लिखे हैं। आपको देख करके लिखना है कि इनका मतलब क्या है। और आप देखिए 53 क्वेश्चन हैं टोटल, जो पेज नंबर 18 से बन रहे हैं। संगम युग में, या कहिए कि पूरे प्राचीन भारत में, जब हम परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है शब्दावली। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखिए, 50% प्रश्न में सिर्फ एक शब्द लिखा जाता है कि उसका संबंध बता दीजिए किससे है, उसका अर्थ क्या है, और वो शब्दावली, यानी उसमें कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट जैसा कुछ नहीं होता। तो संगम युग में भी देखिए शब्दावली महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है एनाडी। तो संगम युग में जो सेनापति थे सेना के, उनके लिए एनाडी शब्द का प्रयोग किया गया है। एनाडी। इसके अलावा जब सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाता था, तो जो उनकी प्लेसिंग होती थी, सेना को जिस तरीके से सजाया जाता था युद्ध के लिए, तो जो अग्र टुकड़ी होती थी, जो आगे बढ़ करके एक एज दिलाती थी, उसके लिए तुसी शब्द है। और जिस टुकड़ी को पीछे रखा जाता था एक तरह से रिजर्व फोर्स के तौर पर, उनको कुले कहा जाता था। तो एनाडी, तुसी, कुले, ये सब। संगम युग में एक समूह था धनी किसानों का, जिन्हें वेल्लाल कहा जाता था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संगम युग में वेल्लाल कौन थे। तो यहां से दो जानकारियां मिल रही हैं। वेल्लाल धनी किसान होते थे, संपत्ति वाले होते थे, और उनको सेना में भी भर्ती किया जाता था। सेना के चारों अंग थे: अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही। रथ सेना देखिए हमें आरंभिक काल में मिलती है, मौर्य काल तक मिलती है, और फिर संगम में मिलती है। इसके बाद रथ सेना का मिलना हिंदुस्तान में कम हो जाएगा और घुड़सवार सेना का महत्व बढ़ जाएगा। हालांकि राजपूत युग में दोबारा से रथों से युद्ध करना दिखाई देगा। प्राचीन काल था तो नगाड़ा, शंख, इन सब का इस्तेमाल होता था, न सिर्फ सैनिकों को बुलाने के लिए बल्कि जोश उत्पन्न करने के लिए भी। युद्ध भूमि में जो सैनिक वीरगति को प्राप्त होते थे, उनके सम्मान में एक स्मारक बनवाने की परंपरा थी, प्रथा थी संगम युग में। और पत्थर की मूर्ति, दो शब्द हैं यहाँ पर, नडड्डुकल या विरक्ककल। तो प्रश्न आ सकता है कि नडड्डुकल या विरक्ककल क्या थे। संगम युग में जो सैनिक वीरगति प्राप्त करते थे, उनके सम्मान में एक पत्थर की मूर्ति बनाई जाती थी। यहां पर एक जानकारी है कि युद्ध में अगर कोई शासक पराजित हो जाता था, तो कभी कभी, ये आम नहीं था, वो एक तरह से आत्मदाह कर लेता था या मृत्यु का वरण कर लेता था। तो युद्ध में पराजित शासक एक अनुष्ठान के द्वारा, अनुष्ठानिक मृत्यु, और ये जो प्रथा है, इसके लिए शब्द है वटकिरुतल। ये कभी पूछा नहीं गया है अभी तक प्रीलिम्स में। और दो तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, एक वो जो प्रीवियस ईयर्स में से आ जाते हैं, दूसरे वो जो कभी नहीं पूछे गए हैं। तो अनुष्ठानिक मृत्यु राजाओं के द्वारा, पराजित राजाओं के द्वारा, वटकिरुतल,
राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम युग के अलावा हम और कहां पर देखते हैं राजा की सुरक्षा में महिलाओं को तैनात होते हुए? तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य की याद आती है। मौर्य वंश में मैंने आपको बताया था, वहां पर भी सशस्त्र महिलाएं थीं। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बना लिया जाता था और उनसे मंदिरों में कार्य कराया जाता था। हमें जल घड़ी के बारे में जानकारी मिलती है समय जानकारी के लिए। इसके बाद ब्राह्मण वर्ग। सबसे पहले दक्षिण भारत में हम ब्राह्मण वर्ग को संगम काल में देखते हैं। समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था, उनकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। सिर्फ संगम युग में ही नहीं, संपूर्ण भारत में ब्रह्म हत्या एक पाप माना जाता था। खान पान को लेकर के लेकिन परहेज नहीं था। संगम युगीन ब्राह्मण मांस और सूरा का सेवन करते थे। ब्राह्मणों के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग था वेल्लार। अभी हमने शुरुआती पॉइंट में देखा था वेल्लार को कि वेल्लार धनी किसान होते थे और उनको सेना में भी भर्ती किया जाता था। तो मुख्य व्यवसाय कृषि। वेल्लार का जो प्रमुख होता था वो वेल्लीर कहलाता था और जो मजदूर होते थे जो कृषि कार्य में सहायता करते थे, अपनी जमीन उनके पास नहीं होती थी, कडेसियर कृषि मजदूर। इसके अलावा संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। कुछ अन्य वर्ग हैं संगम काल में, जैसे कि पुलैयन दस्तकारों का एक वर्ग है जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई और चटाई इत्यादि बिनता था। एनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलवर लूटपाट करने वाली जाति थी। तो ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वेल्लार, पुलैयन, एनियर, मलवर, कडेसियर, वेनिगर, ये मैचिंग में भी आ सकते हैं और अलग अलग भी आ सकते हैं। संगम साहित्य में अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्सी है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हमें दासों के व्यापार के मतलब ये लाइन से सहमत होना मुश्किल है यहाँ पर कि संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता। तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि संगमकालीन महाकाव्य तोलकाप्पियम जो है वो तमिल व्याकरण की रचना थी, तोलकाप्पियर ने लिखी थी और इसमें विवाह के बारे में बताया गया है, एक संस्कार के तौर पर मान्यता दी गई थी। और हिंदू धर्म शास्त्रों में जो वर्णित विवाह था, सूत्र काल में जो विवाह के 8 प्रकार थे, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस, पैशाच, इसका उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह को मान्यता दी गई थी, पंचतीर्णय कहा गया है और पंचतीर्णय यहाँ पर 5 प्रकार, जिसमें एक पक्षीय प्रणय को कैकिकणय और अनुचित प्रणय को पेरुंदिणय कहा गया है। अगर आप कोई किताब पढ़ेंगे जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास या संगम युग डिटेल में पढ़ाया गया हो तो आपको 5 प्रकार मिल जाएंगे। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। आज भी दक्षिण भारत में चावल मुख्य खाद्यान्न है। 1000 से ऊपर चावल की, धान की वैरायटी वहां उगाई मतलब पाई जाती है। खाद्यान्न के बारे में जिक्र है। एक शब्द है पार्णर व विडेलियर। तो नर्तक, नर्तकियों और गायकों के दल जो घूम घूम करके लोगों का मनोरंजन करते थे, उनके लिए पार्णर और विडेलियर शब्द है। कुछ कवियत्रियों का जिक्र है संगम साहित्य में, जिसमें मच्चेलियर और ओवेयर की चर्चा है। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवों को समुद्री यात्रा में नाविक अपने साथ भी ले जाते थे दिशा बोध के लिए। विरगल अथवा वीर प्रस्तर, समाधियों पर छोटे बड़े पत्थर के टुकड़े लगाने की प्रथा। ऊपर हमने इसको देखा था, युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। तो हमारे पास 2 जानकारियां हो गई कि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में पत्थर भी लगाए जाते थे
और उनकी मूर्तियां भी बनाई जाती थी। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। उरैयूर जो था वो वस्त्र उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य में कुछ प्रमुख बंदरगाह थे, कोकई, सालियोर, जिसमें कोकई मोती खोजने का प्रमुख बंदरगाह था, और चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। इसके अलावा अरिकमेडु संगम साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। अरिकमेडु भारत रोम व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुडुचेरी के पास एक बड़ी रोमन बस्ती का पता चला है। रोमन व्यापारी वहीं पर आकर के बस गए थे। वहां से मनकों के निर्माण का कारखाना मिला है, वहां से रोमन सिक्के मिले हैं, कुछ बर्तन भी मिले हैं जो रोम से लाए गए थे। पेरिप्लस जो कि एक किताब है जिसको एक अज्ञात यूनानी सेलर यानी कि नाविक ने लिखा है, उसका नाम हमें नहीं पता, इसलिए आंसर आता है अज्ञात यूनानी। उसमें अरिकमेडु को पेडोक नाम से पुकारा गया। संगम युग में ही इजिप्ट का, मिस्र का एक नाविक था हिप्पोलस, जिसने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से समुद्र को सीधे पार करने की विधि खोज ली थी। समुद्र को सीधे पार करने की विधि का मतलब क्या है, हिप्पोलस क्यों बहुत महत्वपूर्ण है पूरे विश्व व्यापार में, कि आप हिप्पोलस की खोज से पहले समुद्र तट के किनारे 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 चलते थे। तो इसने ये बताया कि आप किसी खास मौसम में जब हवाएं एक दिशा से दूसरी दिशा में बह रही हों तो उनकी मदद से समुद्र को बीच में से भी पार कर सकते हो, बजाय किनारे किनारे जाने के। इससे समय की बचत हुई। तो हिप्पोलस महत्वपूर्ण है। तमिल देश में प्राचीन देवता मुरुगन था। मुरुगन, सुब्रमण्यम, नॉर्थ इंडिया में कुमार, कार्तिकेय, इनका समीकरण बैठाया जाता है कि ये एक ही है। तो मुरुगन बाद में सुब्रमण्यम कहा गया, और स्कंद कार्तिकेय भी उन्हीं को माना जाता है। हम जानते हैं हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय शिव पार्वती के पुत्र, और स्कंद का एक नाम कुमार भी है, कुमार कार्तिकेय कहा जाता है। तमिल भाषा में मुरुगन का भी यही अर्थ होता है, कुमार। प्रतीक चिन्ह है मुर्गा, और अस्त्र जो है उनका वो बर्छा है। उनकी पत्नियों में से एक हैं कुरवस, जो कि एक पर्वतीय जनजाति की महिला थी। समाज वर्णों में बटा हुआ था, संगम साहित्य से पता चल जाता है, और लोगों का जादुई शक्तियों में भी विश्वास था। अनकु कहा गया है। अनकु शब्द भी अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो इस तरीके से संगम युग के बारे में यहाँ पर फैक्चुअल जानकारी है। बहुत सारे शब्द हैं, अगर आप उनके अर्थ याद रखते हैं तो काम आसान हो जाएगा। संगम युग के बाद देखिए इसी पेज पर, पेज नंबर 18 पर गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हो गई है। और चूंकि हम पेज वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, कि एक पेज पर जितना भी मटेरियल होगा वो हम आपको समझाएंगे, उसकी वर्कबुक देंगे। वर्कबुक आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको जरूर करें और जरूर सॉल्व करें। आज 18वां लेक्चर है। जैसे ही 20 लेक्चर हो जाएंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर एक मेगा टेस्ट मिलेगा, अर्थात पेज नंबर 1 से लेकर के 20 तक जो भी आपने वर्कबुक भरी है, जो भी आपने लेक्चर लिए हैं, उसके आधार पर आपको 100 क्वेश्चन का एक पेपर मिलेगा जो यहीं से बना होगा। उसको आप टेस्ट की तरह लें, 2 घंटे में आप उसको सॉल्व करें और देखें आपको पुराना कितना याद हुआ है। गुप्त साम्राज्य। मौर्योत्तर काल, जब गंगा घाटी में कुषाणों का शासन था और उत्तर भारत लगभग डिसेंट्रलाइज्ड था, किसी एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का अभाव था। कुषाण, शक, नाग और कुछ गणतंत्र भी, योद्धे, उन्हीं में से एक शक्ति ने आगे चल करके उत्तर भारत का केंद्रीकरण किया और फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रसार किया, और वो थे गुप्त। गुप्तों का उदय प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ, ऐसा यहाँ पर एक जानकारी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि गुप्तों का उदय इतिहास में
अच्छा खासा डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च हुई है और एलन से लेकर के तमाम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा करी है। समस्या ये है गुप्तों के और नेटिव प्लेस के बारे में कि गुप्तों के आरंभिक साक्ष्य मिल रहे हैं बंगाल से। राजधानी है मगध, पाटलिपुत्र। सबसे ज्यादा अभिलेख मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है बयाना, राजस्थान से। तो डिटेल में जब हम जाएंगे तो ये मामला थोड़ा सा उलझेगा यहाँ पर, लेकिन एक फैक्ट के तौर पर कि प्रयाग यानी के पास कौसाम्बी आप प्रीवियस ईयर जरूर करें, घटना चक्र को जरूर करें। हमारी वीडियो उसके ऊपर भी जा रही हैं, वैदिक काल तक जा चुकी हैं, इसके ऊपर भी जाएगी। तो घटना चक्र में एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौसाम्बी जो है ये नाम कैसे पड़ा, कुसुम्भ नामक जो वृक्ष था उसकी अधिकता की वजह से। तो गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे, संभवतः ऐसा माना जाता है। गुप्त वंश के शुरुआती 2 शासक श्रीगुप्त और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, इन दोनों को ही सामंत माना जाता है। और सामंत अर्थात अधीनस्थ शासक। पहचान कैसे हो? मरणोत्तर काल में जो शासक अपने नाम के साथ राजा लगाते थे या महाराजा लगाते थे, जैसे महाराजा श्रीगुप्त या महाराजा घटोत्कच, इसका अर्थ ये था कि वो स्वतंत्र नहीं थे, उनके ऊपर कोई और शक्ति थी। क्योंकि इस युग में जो सबसे बड़ी उपाधि थी जो एक स्वतंत्र शासक ले सकता था, वो थी महाराजाधिराज। तो गुप्त वंश में प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली वो चंद्रगुप्त प्रथम था। इसलिए श्रीगुप्त और घटोत्कच को हम सामंत शासक मानते हैं। तो गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 319 बीस माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में 3 फैक्ट याद रखिए। पहला, गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि ली, हम कह सकते हैं गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक। नंबर 2, उसने एक गुप्त कैलेंडर, एक नया कैलेंडर जारी किया 319-20 में। साथ ही उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो ये 3 फैक्ट हैं, तीनों ही कभी न कभी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, रिपीट हो सकते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। ये वही समुद्रगुप्त है जिसका जिक्र प्रयाग प्रशस्ति में है, जो कि उसके दरबारी कवि हरिसेन ने लिखी थी। और यही समुद्रगुप्त हैं जिनसे स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन कहा है। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया गया, इसलिए भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने कहा? स्मिथ ने। बड़ी बड़ी उपाधियां थीं। अश्वमेध कर्ता, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। विक्रमंक और परम भागवत। परम भागवत की उपाधि ये दिखाती थी कि वैष्णव धर्म में इनका विश्वास था। और प्रयाग प्रशस्ति में इनको कविराज भी कहा गया है। हमें समुद्रगुप्त की एक मुद्रा भी मिली है जिसके ऊपर उनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो संगीत में भी उनकी रुचि रही होगी। विष्णु के उपासक थे, परम भागवत की उपाधि से ही पता चल जाता है। गुप्त पूरा जो राजवंश था वो विष्णु का उपासक था। गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह है, जो वो मोहर लगाया करते थे, उस पर गरुण बना हुआ है। गरुण आप जानते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना करी, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। मूलतः एक अशोक स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति मूलतः एक अशोक स्तंभ है। उसके ऊपर अशोक के लेख हैं, फिर समुद्रगुप्त का लेख है, और मध्यकाल में उसके ऊपर जहांगीर का भी लेख है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त ही था। गया और नालंदा से 2 ताम्र लेख मिले हैं, ताम्र लेख, कॉपर इंस्क्रिप्शन, उसमें उसको परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था चंद्रगुप्त, गुप्त वंश में विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक, जो उसने शकों को पराजित करके ली थी। और उसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान हिंदुस्तान आया था। फाहियान और चंद्रगुप्त सेकंड का संपर्क हुआ या नहीं हुआ कह नहीं सकते, क्योंकि फाहियान ने चंद्रगुप्त सेकंड का जिक्र नहीं किया। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स में प्रश्न आता है कि किसके समकालीन था चंद्रगुप्त सेकंड, फाहियान। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि ली, चांदी के सिक्के चलाए,
और सबसे पहले हमें पता है कि विक्रमादित्य का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ। 57 बीसी में जब मालवा उज्जैन के एक शासक ने शकों को पराजित किया और एक नया कैलेंडर चलाया था, विक्रम संवत 57 बीसी। पीछे किसी पेज पर हमने देखा था जब हम शकों को पढ़ रहे थे तो वहां पर 58 बीसी लिखा हुआ था, तो मैं तब भी कहा था कि ये 57 बीसी। चंद्रगुप्त सेकंड का जो राजकवि था वो साब था और ये शैव धर्म में मान्यता रखता था। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। एक मान्यता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे, 9 विद्वानों की मंडली थी। कई लोग इस पर प्रश्न लगाते हैं कि क्या कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। यह तो तय है कि गुप्तकालीन थे। कालिदास के अलावा धन्वंतरी जो कि चिकित्सक थे, वैद्य थे, शपणक ज्योतिष के विद्वान थे, अमर सिंह ने अमर कोश के नाम से एक किताब लिखी थी, एक तरह की डिक्शनरी लिखी थी, कोशकार थे। शंकु वास्तुकार थे। वेताल भट्ट घटकरपर वराह मिहिर खगोल विज्ञानी थे। वर रुचि, तो ये नवरत्न थे। आ सकता है प्रश्न, सब्जेक्ट भी पूछा सकता है, किस विद्वान का क्या सब्जेक्ट था। तो अब जो लेक्चर नंबर 19 जाएगा उसमें निश्चित तौर पर हम आगे बाकी गुप्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त के बारे में, गुप्तों के पतन के बारे में, गुप्त प्रशासन के बारे में। इसकी वर्कबुक एक बार दोबारा से देख लीजिए। आप एक बार इसको सॉल्व करिए, प्लेन वर्कबुक को बचा करके रखिए प्रैक्टिस के लिए, और 2 दिन के बाद आप तैयार रहिए एक मेगा टेस्ट के लिए जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 20 तक।